प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अक्टूबर के महीने में चीन की राजधानी बीजिंग में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में नेपाल के उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने शिरकत की थी। तीसरे BRI फोरम में उनकी तरफ से कई ऐसे मसलों को उठाया जाने वाला था जो अब चीन नेपाल के बीच तनाव की असल वजह बन गए हैं। फोरम के दौरान वह चीनी अधिकारियों के साथ चर्चा भी करने वाले थे, लेकिन कार्डियक अरेस्ट की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और उनकी अहम मीटिंग नहीं हो सकी। कुछ मीटिंग में उन्होंने चीन के साथ आर्थिक, कूटनीतिक और प्रभावी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। चीन से की अपील। श्रेष्ठ ने चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय के सदस्य वांग जियाओवांग के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमा पार सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। कोविड महामारी के बाद से चीन और नेपाल के बीच व्यापार संबंध अस्थिर बने हुए हैं। इस साल मार्च में नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने चीन से कहा था कि वो नेपाल के व्यापार योग्य प्रोडक्ट्स को बीजिंग के ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री बाजारों तक पहुँचने दे। जब से चीन की BRI लॉन्च हुआ है, तब से वो मुख्य तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि चीन की आक्रामक आर्थिक एकाधिकारवाद महत्वाकांक्षाओं ने नेपाल के लिए और अधिक समस्याएं पैदा कर दी है। नेपाल चीन के साथ 2 बॉर्डर पॉइंट साझा करता है। इसके साथ ही नेपाल में भी चीनी नागरिकों की मौजूदगी में इजाफा देखा गया है। साल 2014-15 के बाद से चीनी की तरफ से फंडिंग वाले प्रोजेक्ट में तेजी से इजाफा हुआ है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल के दुर्गम इलाके और अतिरिक्त आबादी के कारण इसकी उत्तरी सीमा पर निगरानी की कमी है। इसका फायदा चीन ने अपने मकसद के लिए उठाया है। इसके चलते चीनी अतिक्रमण और सीमा पर जासूसी के मामलों में वृद्धि हुई है। सीमा अतिक्रमण के अलावा नेपाल में चीनी नागरिकों पर व्यापार परंपराओं के गलत प्रयोग और चीनी व्यापारियों और श्रमिकों के अड़ियल रवैये, वन्य जीव तस्करी, मानव तस्करी, सोने की तस्करी, ATM हैकिंग और कई और जालसाजी गतिविधियों के आरोप लगे हैं। साल 2022 में तत्कालीन नेपाली सरकार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नेपाली क्षेत्र में चीनी हस्तक्षेप हो रहा है। रिपोर्ट में दावा किया था कि नेपाल के हुम्ला जिले पर चीनी अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर चीन की कुछ बिल्डिंग्स और एक सीमा के निर्माण का आरोप लगाया था। चीन ने सीमा के दूसरी तरफ यानी नेपाल में एक सड़क और एक नहर बनाने की कोशिश की थी। इन कई वजहों के चलते नेपाल के लोगों में चीन के BRI प्रोजेक्ट को लेकर असंतोष पैदा हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि BRI की जटिलता और द्विपक्षीय संबंधों पर इसका प्रभाव चुनौतीपूर्ण रहेगा। आइए अमेरिका के बारे में बात करें। अमेरिका ने इजराइल हमास युद्ध के बीच एक असामान्य घोषणा की है। अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि उसकी ओहियो क्लास की परमाणु पनडुब्बी US सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गई है। कमांड ने सोमवार को स्वेज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी प्रकाशित की है। आमतौर पर पनडुब्बियों की गतिविधियों को काफ़ी गुप्त रखा जाता है। पनडुब्बियाँ जब तक दुश्मनों की नज़र में न आए तब तक ज़्यादा प्रभावी होती है। ऐसे में अमेरिका के इस असामान्य ऐलान ने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की सूचना किसी खास रणनीति के तहत दी है। अमेरिकी नौसेना ने ओहियो क्लास की परमाणु पनडुब्बी की पहचान का खुलासा नहीं किया है। यह भी ज्ञात नहीं कि यह टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को ले जाने वाली 4 पनडुब्बियों में से एक है या ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने वाली 14 पनडुब्बियों में से एक है। ट्राइडेंट 2 अमेरिका की परमाणु मिसाइल है जो एक साथ कई वॉरड ले जा सकती है। इसके बावजूद ये पनडुब्बी मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ताकत में महत्वपूर्ण इजाफा करेगी और दुश्मनों को अमेरिकी सेना पर हमले से रोकने के काम आएगी। अगर अमेरिकी बलों पर हमला होता है तो यह पनडुब्बी दुश्मन के खिलाफ रणनीतिक रूप से बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स पहले ही इसराइल पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि बर्न्स हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और अपहृत लोगों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विलियम बर्न्स को मध्य पूर्व का अच्छा खासा अनुभव है। वो काफ़ी समय से इस इलाके में काम कर चुके हैं। अमेरिका ने पहले ही इसराइल की खुले तौर पर सहायता का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में अमेरिका खुफिया एजेंसी के प्रमुख की इसराइल यात्रा ने हमास के खिलाफ युद्ध को और ज़्यादा तेज होने के संकेत दिए हैं। इसराइल शुरू से ही 2 टूक कहता आ रहा है कि वह गाज़ा पट्टी से हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाला है। अमेरिका भी हमास के खिलाफ इसराइल के सुर में सुर मिला रहा है। तो हम नेपाल के भूकंप के बारे में बात करें। नेपाल में सोमवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 5.2 रही है। भूकंप के झटके भारत में उत्तराखंड, यूपी, बिहार और दिल्ली NCR तक महसूस किए गए हैं। कुछ लोगों को ये झटके महसूस हुए तो कुछ को इस बारे में आभास नहीं हुआ। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा है। इससे पहले पश्चिमी नेपाल में शुक्रवार की देर रात भूकंप आया था। तब 6.4 की तीव्रता वाले झटके महसूस हुए थे। शुक्रवार को आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल के जाजरकोट जिले में भूकंप आया था जिसमें मरने वालों की संख्या 157 हो चुकी है। भूकंप में 250 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस भूकंप से लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, जिससे लोगों की ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। ठंड के मौसम में सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं।
इन लोगों की ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाना अब एक बड़ी चुनौती है। लोगों ने खुद को गर्म रखने के लिए पुराने चादर, प्लास्टिक समेत जो भी मिला उसका इस्तेमाल किया है। नेपाल की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है। 11 टन इमरजेंसी राहत सामग्री रविवार को नेपाल भेजी गई है। 10 करोड़ रुपए की राहत सामग्री की पहली खेप भारतीय वायुसेना के C-130 परिवहन विमान के जरिए नेपालगंज के लिए रवाना हुई। काठमांडू में भारतीय दूतावास की ओर से जारी बयान के मुताबिक राहत सामग्री में टेंट, तिरपाल, चादरें, कंबल, स्लीपिंग बैग, दवाएं और पोर्टेबल वेंटिलेटर जैसे मेडिकल उपकरण शामिल हैं। अमेरिका, चीन और ताइवान में चल रहे तनाव के दौरान चीन के लिए बुरी खबर आई है। कोविड महामारी व अपनी आक्रामक नीतियों के कारण प्रतिबंधों के चलते चीन की आर्थिक हालत काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच विभिन्न मोर्चों पर घिरे चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान ये आंकड़े सामने आए हैं। जानकारों की माने तो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए यह साल बेहद बुरा साबित होने वाला है। माना जा रहा है कि चीन को अमेरिका के साथ पंगा लेना भारी साबित हो रहा है। सेमीकंडक्टर मुद्दे पर अमेरिका के साथ तनाव और जासूसी विरोधी गतिविधियों में इजाफे के कारण यह जोखिम और बढ़ता जा रहा है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सहित पश्चिमी देशों द्वारा रिस्क कम करने के कदमों के तहत चीन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन विदेशी कंपनियों को लुभाने में असफल साबित हुआ है और इन कंपनियों को आकर्षित करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक FDI में जुलाई सितंबर के दौरान 11 अरब डॉलर का घाटा रिकॉर्ड हुआ है। FDI की स्थिति सन 1998 के बाद पहली बार हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 9 महीनों में 8.4% की गिरावट देखी गई है। ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव जारी है। यह भारत के नए फैसले के बारे में बात करें। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस में बढ़ते तनाव के बीच भारत के नए फैसले से ड्रैगन को बड़ा झटका लगने वाला है। भारत ने चीन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक फिलीपींस को 7 ऐसे हेलीकॉप्टरों की पेशकश की है जो युद्ध के अलावा राहत और बचाव कार्य और मानवीय प्रयासों के काम आ सकते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने रविवार को पुष्टि करते हुए एक आधिकारिक बयान में कहा है कि भारत ने फिलीपींस को कम से कम 7 हेलीकॉप्टरों की पेशकश की है। इनका उपयोग देश में आपदाओं के दौरान फिलीपीन तटरक्षक के बचाव और मानवीय प्रयासों के लिए किया जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने इसे पेशकश में खुशी जताते हुए कहा है कि फिलीपीन तटरक्षक को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने की भारत की पेशकश बचाव और मानवीय प्रयासों के मामले में देश की क्षमताओं के निर्माण के फिलीपींस सरकार के प्रयासों में एक बड़ी मदद होगी। राष्ट्रपति ने बयान में कहा कि यह PCG के समुद्री संचालन के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। राष्ट्रपति मार्कोस ने कहा कि हम अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तटरक्षक के संबंध में हमारी क्षमताएं हमारे संदर्भ में निश्चित रूप से खोज और बचाव हमेशा प्राथमिक विचार है। राष्ट्रपति ने कहा कि जैसा कि आपने समाचार सुना कि वास्तव में एक निरंतर समस्या है जिसमें हम निपटना होगा और हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। मार्कोस ने टिप्पणी पिछले सप्ताह फिलीपींस में भारतीय राजदूत शंभू कुमारन से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान की, जहाँ उन्होंने फिलीपींस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के जारी प्रयासों पर चर्चा की। कुमारन ने कहा कि एजेंसी के समुद्री खोज और बचाव कार्यों और मानवीय सेवाओं के लिए 7 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए भारत सरकार, PCG और परिवहन विभाग के बीच पहले से ही बातचीत चल रही है। कुमारन ने राष्ट्रपति मार्कोस से कहा चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। कहा कि PCG को जो हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए जाएंगे वे भारत की नौसेना और तटरक्षक बल के लिए बनाए गए हैं और इनका उपयोग अधिक सक्रिय सुरक्षा अभियानों के लिए किया जा सकता है जो अधिक लोगों को ले जा सकते हैं और सामान ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। सुबह खैर।